गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और आज हम बात करेंगे हमारे 9th चैप्टर और 9th चैप्टर है शांति। देखिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शांति का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखते हैं। युद्ध करने की स्थिति, युद्ध को कभी भी हम शांति नहीं कह सकते। युद्ध ना करने की स्थिति, ये सही है कि युद्ध नहीं होता, उसी को हम शांति कह सकते हैं। ना तो युद्ध की शुरुआत को हम शांति कहेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शांति एक प्रक्रिया है जिसके सहारे व्यक्ति बिना शस्त्र का प्रयोग किए दूसरे व्यक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ये कथन किसका है? पहली बात तो ये कि डेफिनेशन में ये कहा गया है कि शांति एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति शस्त्रों का प्रयोग किए बिना ही दूसरे व्यक्ति पर अपना कंट्रोल कर सकता है। और ये डेफिनेशन दी है बर्ट्रेड रसेल ने। अब दूसरे व्यक्ति पर अपना कंट्रोल बिना शस्त्रों के करेगा, अपनी विचारधारा से, अपने कार्यों से, बातचीत से, तो वही शांति कहलाएगी। ये कहा है बर्ट्रेड रसेल ने। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? अब शांति जब जब भंग हुई है उसी के बारे में हमारे इस चैप्टर में बात की गई है। पहला विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में। 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये चला था 1918 तक। वहीं हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में और ये फिर चला था 1945 तक। तो हमें कंप्लीट ईयर यहाँ पर पता होने चाहिए कि कब शुरू हुआ और कब विश्व युद्ध खत्म हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? अब देखिएगा, पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ। परमाणु बम बनाए जा चुके थे उस समय पर और आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम गिराए गए। जापान के शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी और यहाँ पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उसके बाद ये सोच लिया कि भाई अगला अगर युद्ध हो गया तो पूरी दुनिया नष्ट ही हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं हमें शांति बनाए रखनी है, क्योंकि परमाणु बम बनाने की दूसरे देशों में होड़ भी लगी हुई थी। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी है जो इन युद्धों पर लगाम लगाए, इन युद्धों को रोकने का काम करे। और ये स्थापना हुई फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पूछी गई स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को, जिसको हम इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले विश्व युद्ध के बाद हमने कोशिश नहीं की, यानी कि विश्व में इससे पहले भी शांति की कोशिश की गई थी। एक संस्था बनाई गई थी जिसको राष्ट्र संघ कहते हैं और राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी पहले विश्व युद्ध के बाद 1920 में। ये कोशिश की गई थी लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हुई और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद इस भयानकता को देखते हुए फिर संयुक्त राष्ट्र संघ एक ज्यादा शक्तिशाली संगठन की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं। आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की भीषण आपदाओं से मुक्त रखना। बिल्कुल आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की भीषणता से अलग रखना, उससे मुक्त रखना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है देशों में तो उसको बातचीत के द्वारा शांति से सुलझा लिया जाए। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। अगर राष्ट्र आपस में मित्रतापूर्ण रवैया अपनाएंगे तो युद्धों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो युद्धों से हम बच सकते हैं अगर मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे तो। ये तीनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शांति के लिए राष्ट्रों के बीच अपनाए जाने वाले तत्व क्या है? देश शांति के लिए किन चीजों को अपनाएंगे? अहिंसा के सिद्धांत का पालन करेंगे, किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे।
आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देंगे। अगर आपस में विश्वास रहा और सहयोग रहा तो हम शांति बनाए रख सकते हैं। एक दूसरे की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। हर देश दूसरे देश की प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा, उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा, तभी हम शांति को बनाए रख सकते हैं। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं अहिंसा की। अब जहां पर हिंसा नहीं होगी तो हम उसको अहिंसा कहेंगे। अहिंसा का व्यापक अर्थ क्या है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाना। अब अहिंसा केवल युद्ध ही नहीं है। हम चाहे मन से, वचन से या कर्म से किसी भी दूसरे व्यक्ति की हानि नहीं पहुंचाएंगे, हानि नहीं सोचेंगे, वो अहिंसा कहलाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाना और उसका बुरा ना करना, ये भी अहिंसा है। अगर हम अपने विचार, कार्य, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष या छल कपट द्वारा किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते, ये भी अहिंसा है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के आपसी संबंधों को मैत्रीपूर्ण और शांतिदायक बनाने के लिए पंचशील संधि हुई थी। पंचशील के 5 सिद्धांत जो हमने पिछले चैप्टर में भी किए थे कि भारत और चीन के बीच में भाईचारे की भावना को रखने के लिए भारत और चीन के प्रधानमंत्री ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1954 में। और अगर डेट की बात करें 29 अप्रैल 1954 में यहाँ पर पंचशील की संधि की गई थी। अब जो पंचशील की संधि हुई थी, इस पंचशील संधि के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। ये पंचशील की संधि का पहला पॉइंट था। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट था कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखेंगे। इस प्रकार से ये 5 बिंदु थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, 5 नियम थे, इसलिए इसको पंचशील नाम दिया गया। तो 3 बिंदु तो यहाँ दे रखे हैं और 2 बिंदु अभी आपको बताए गए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी पंचशील संधि के महत्वपूर्ण बिंदु थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और इस युद्ध में चीन की जीत होती है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि न्यायपूर्ण युद्ध की चर्चा की शुरुआत किसने की? अब देखिएगा, न्यायपूर्ण युद्ध यानी कि ऐसा युद्ध जो न्याय के लिए लड़ा जाए। आप सब जानते हैं जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, अगर कौरव पांडवों को उनका अपना हिस्सा दे देते तो ये युद्ध ही नहीं होता। तो ये युद्ध क्यों हुआ? न्याय के लिए हुआ। तो न्यायपूर्ण युद्ध की चर्चा की शुरुआत की थी संत आगस्टाइन ने, और संत आगस्टाइन ने 5वीं सदी में न्यायपूर्ण युद्ध के बारे में कहा था। वहीं संत थॉमस इक्विनेस, इन्होंने कहा था 13वीं सदी में न्याय के बारे में। और विक्टोरिया ने 16वीं सदी में न्यायपूर्ण युद्ध की चर्चा की। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि न्यायपूर्ण युद्ध की चर्चा किसने की, तो हमारा आंसर होता कि इन सभी ने, उपरोक्त सभी हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि न्यायपूर्ण युद्ध की चर्चा की शुरुआत किसने की, तो शुरू में तो 5वीं सदी में संत आगस्टाइन ने कहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि संत आगस्टाइन ने न्यायपूर्ण युद्ध की चर्चा की शुरुआत की थी। थॉमस इक्विनेस ने न्यायपूर्ण युद्ध के क्या आधार बताए हैं? न्यायपूर्ण युद्ध का आधार उन्होंने क्या बताया? देखते हैं ऑप्शन क्या है। न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए युद्ध करना न्यायपूर्ण है। अगर न्याय के उद्देश्य से युद्ध किया जाए तो वो न्यायपूर्ण है, उसको हम गलत नहीं कह सकते, ये कहा है उन्होंने। इसके अलावा समर्थ सत्ता द्वारा युद्ध की घोषणा की जाने पर उसे न्यायपूर्ण माना जाएगा। यानी कि अगर समर्थ है युद्ध करने में और दूसरी तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी जाती है तो युद्ध करना ही न्यायपूर्ण माना जाएगा। बाहरी हमलों से देश की सुरक्षा करने के लिए किया जाने वाला युद्ध भी
न्यायपूर्ण है, क्योंकि दूसरा देश अगर आक्रमण करता है तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर हम युद्ध लड़ते हैं तो वो भी न्यायपूर्ण कहा जाएगा। तो तीनों ही बातें इनके न्यायपूर्ण युद्ध का आधार है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सही, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है उसका भी एक संविधान है, चार्टर के, और उस संविधान के अनुच्छेद में निशस्त्रीकरण का भी उल्लेख कर रखा है। जैसे कि हमारे चैप्टर में हम बात कर रहे हैं शांति की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में निशस्त्रीकरण, शस्त्रों की होड़ ना होना, और अगर शस्त्र हैं तो उनको खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए, तो इस तरह का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो निशस्त्रीकरण के जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 47 इसमें वर्णन किया गया है निशस्त्रीकरण के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेदों से संबंधित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के इस अनुच्छेद में शस्त्र नियंत्रण करने का संकल्प किया गया है कि शस्त्रों पर नियंत्रण रखा जाएगा। जो खर्चा हम शस्त्रों पर करते हैं उसके अलावा हम उसको देश के विकास के लिए भी खर्च कर सकते हैं, और ये कहा गया है अनुच्छेद 26 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निशस्त्रीकरण के लिए स्थापित संस्थाएं कौन सी है? इसके लिए समय समय पर अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की गई। अणु शक्ति आयोग बनाया गया, आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि की गई, पूर्ण और व्यापक परमाणु निषेध संधि की गई। तो ये तीनों ही संस्थाएं स्थापित की गई निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांतिवाद के संबंध में सही कथन कौन सा है? अब शांति की तरफ कौन सा ऑप्शन इशारा करता है, देखते हैं। शांतिवाद युद्ध या हिंसा के प्रयोग को निषेध, यानी कि युद्ध या हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। शांति वार्ता द्वारा सुलझाने का उपदेश देता है। शांति बातचीत के द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान कर लेंगे। इसमें शांति के लिए अनेक समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं, शांति के लिए ही हम समाधान करेंगे। यह सिद्धांतों पर भी आधारित हो सकता है और व्यवहारिकता पर भी। तो शांतिवाद के संबंध में ये तीनों ही बातें सही है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अंतरराष्ट्रीय विवादों के में समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही है? अगर विभिन्न देशों का आपस में विवाद हो जाता है तो उसका कैसे समाधान किया जाए, क्या उपाय है उसके लिए? तो ऑप्शन देखते हैं। वार्ता, बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है। सत्सेवा, बिना किसी लालच के दूसरों की सेवा करना, तो ये भी एक विवाद का समाधान हो सकता है। मध्यस्थता और मीडिएटर की भूमिका निभा करके दो देशों का अगर कोई अनबन है तो तीसरा देश मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। तो इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान किया जा सकता है। तो ये तीनों ही उपाय हैं विवाद को सुलझाने के। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं कि मध्यस्थता का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखते हैं। जब दो देशों के मध्य किन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए तीसरा देश दोनों की बातचीत करवाता है, बिल्कुल सही है। जब दो देशों के मध्य तीसरा देश युद्ध करने की घोषणा करता है, ये तो युद्ध की बात होगी, शांति कहाँ से आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन है जब दो देशों के मध्य तीसरा देश कोई सुझाव नहीं देता है, ये भी आंसर नहीं होगा। साफ दिखता है। जब दो देशों के बीच किसी समस्याओं के समाधान के लिए तीसरा देश दोनों की बातचीत कराता है, यही हमारा आंसर होगा। जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो भारत और पाकिस्तान के नेताओं को बुलाया गया था रूस में, तो रूस की मध्यस्थता से ही तो हमारा ताशकंद समझौता हुआ था। तो यही है मध्यस्थता। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन मुख्य भूमिका निभा रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ है जो शांति के लिए काम कर रहा है, यही हमारा आंसर होगा। जबकि दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है, गुट निरपेक्ष गुटों से अलग रहने की नीति है। यहाँ पर विश्व शांति के लिए जो संगठन स्थापित किया गया है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। थैंक यू।